बस यहाँ पे 1 मिनट रुकना। तान्या चल जा बेटा। अच्छा हाँ सुन, ट्यूशन खत्म होते ही सीधे घर पे चाहिए मुझे तू, नो टाइम पास बीच में। हाँ मम्मा, इतनी स्टूपिड क्लासेस भी ना। अरे रोती क्या है, आज तो सिर्फ फर्स्ट डे है। चल जा। बाय मम्मा। बाय बाय बेटा। चलो भैया। क्या देख रहे हो भैया? हाँ कुछ बोल रही हूँ मैं। चलो अभी। हाँ हाँ बुआ, आप और बाबा बात क्यों नहीं करते? पहले तो रोज मिलते थे ना, लेकिन अब देखो कोई बात नहीं है ऐसी, बड़ों में अक्सर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस भैया यहीं पे रोक दो। बस बस, ये लो भैया। हेलो सर, हमेशा साथ ही आते हैं और रिक्शा भी वहीं रुकाते हैं। उसके बाद मैं अपने घर चली गई, मेघा भी अपने ही घर गई होगी ना। अरे गई होगी? अरे तूने देखा कि नहीं वो गई कहाँ गई? नहीं मतलब बाय बोल के घर की तरफ ही मुड़ी थी, तो मैं उसके बाद अपने घर चली गई ना। मतलब मुझे कैसे पता अभी? वो कुछ परेशान थी या फिर गुस्से में या कुछ भी डिफरेंट? नहीं, नॉर्मली थी। हो सकता है वो कहीं और गई हो, कोई फॉलो वॉलो कर रहा था उसे। सर कहीं और क्यों जाएगी, और फॉलो वॉलो नहीं कर रहा था कोई। आप लोगों से कुछ कहा था उसने? किसी दोस्त के यहाँ गई हो या फिर कहीं और जाने का प्लान? अरे सर, हमने उसके सारे दोस्तों, अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कर देख लिया, कहीं नहीं है। आप लोग घर कुछ झगड़ा हुआ था? आई मीन आपने उसे डांटा वाटा हो? अक्सर इस उम्र में बच्चे घर से भाग जाते हैं। नहीं सर, समझदार है हमारी बेटी और वो हमेशा खुश रहती थी, क्यों भागेगी वो घर से? रिक्शा, आप रिक्शे से उतरी थी राइट? हाँ सर। सर वो रिक्शे वाला थोड़ा अजीब सा था। जब तानिया भी उतरी थी रिक्शे से तो उसे भी घूर रहा था। बाय तानिया। बाय बाय बेटा। चलो भैया। क्या देख रहे हो भैया? ध्यान किधर है? मैंने खुद टोका था उसे। आपको उस रिक्शे वाले की शक्ल याद है? मतलब ऐसा कुछ जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें? कुछ भी, रिक्शे का नंबर या कुछ और? दिमाग पे जोर डालिए और जैसे याद है हमें बताइए। कामले, सर्च टीम ऑलरेडी तैनात है सर। रेडियस बढ़ाओ, ये टाइम बहुत क्रूशियल है। और अगर आपको कोई भी कॉल आता है फिरौती के लिए या किसी भी तरह की, हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी सर। चलो सर। कामले, सर मेघा का फोटो सारे पुलिस स्टेशन और आसपास की बीट चौकीज में सर्कुलेट करो। कौन सी हेल्प? कैसी हेल्प? देख रहा हूँ मेरी कितनी हेल्प कर रही है तू। तेरे सामने कहीं वो चली गई और तू देखते कैसे रह गई रे? ऐसे बोलो जैसे मैं वही थी उस टाइम पे। छोड़ना सुरभि, किससे बात कर रही है तू? अरे ये तो खुद। क्या खुद दादा? दादा दोष लगाना ना बहुत आसान है। मेरी तकलीफ समझने की कोशिश की है कभी? एक तो मैं खुद यहाँ पे आकर के हेल्प करने की अरे हेल्प जा रहे, तू नहीं चाहिए तेरी हेल्प। और ये जो कर रही है ना नाटक यहाँ आके, ये तकलीफ हो रही है, मेघा को गई ये वो, बता दे रहा हूँ बंद कर दे। चल सुरभि चलना। मम्मी को बच्ची नहीं रोते बेटा, मिल जाएगी बेटी। ढूंढ रहे ना, पुलिस ढूंढ रहे, मामा ढूंढ रहे ना मेघू को। हाँ
ये मेघा और चित्रा यहीं आसपास रहते हैं, आप जानते हैं उन्हें? हाँ साहिब, रोज इधर से गुजरते हैं। आज शाम को भी गुजरे, ऑटो से उतरे और चले गए। मैं भी निकल गया। उस ऑटो ड्राइवर के बारे में कुछ बता सकते हो? मैं राउंड मार के आया तो मैंने देखा कि ऑटो वाला ऑटो में नहीं है। तो मैंने उसे इधर उधर देखा तो वो जिधर चित्रा और मेघा जी गए थे उधर से वापस आ रहा है। ए, वो तुम्हारा है? हाँ इधर खड़े करने का नहीं। चलो निकलो। हाँ हाँ जा रहा हूँ बाबा, चलो, चिल्ला चलो। क्यों रहा है? राउंड खत्म करके आप कितनी देर बाद वापस आए? यही साहब कोई 5 मिनट में। थोड़ा हल्का हो गया था। लालच, हवस, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब अपराध के कारण नहीं है, बल्कि ये मनोदशाएं हैं। इंसान को अपराधी बनाने के कारण है उसके जज्बात, जो कहीं ज्यादा जटिल और गहरे होते हैं। जटिल भावनाओं से जूझता हुआ इंसान इन जज्बातों में और उलझता जाता है। औरों से उसके संबंधों में पेचीदगियां बढ़ने लगती है। लेकिन वो ऐसी कौन सी जटिल भावनाएं थी जो मेघा की मौत का कारण बने? क्यों मेघा के माता पिता की आंखों में चित्रा यानी कि मेघा की अपनी बुआ के प्रति रोष दिखाई दिया? सिर्फ एक रिक्शा वाले के बुरे इरादे या कोई और भयानक सच? क्या कारण था इस हत्याकांड के पीछे? आप लोगों को किसी पर शक है? कोई दुश्मनी? नहीं साहब, कहाँ दुश्मनी करेंगे हम लोग, छोटा सा परिवार है हमारा, अपने में ही रहते हैं। मामू, जिसने भी मेघू के साथ ये सब कुछ किया है ना, हम उसे पकड़ लेंगे। बेटा तुम्हें उस ऑटो वाले की शक्ल याद है? नहीं सर, वो मुझे याद नहीं। सर, मुझे वो ऑटो का स्टिकर मुझे याद है सर। उसका मैं स्केच बनवा सकती हूँ। अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर सिर्फ एक स्टिकर का स्केच था। पुलिस ने उस रिक्शा वाले को पकड़ने के लिए अपने सारे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया था और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ वो औरत और लड़की को वहां छोड़ा, फिर निकल गया। झूठ बोलता है। वॉचमैन ने खुद बताया हमें कि उनको छोड़ने के बाद भी तू वहीं पे घूम रहा था। क्या कर रहा था? बॉडी को चिकाने लगा रहा था? नहीं साहब, मैं वो टॉयलेट करने गया था, बाजू में ही है। सर इसका बोल रहे हैं, मेघा और चित्रा को ड्रॉप करने के बाद ये सीधे घर गया, आसपास कहीं भी नहीं रुका। इसके घर की तलाशी लो, देखो मेघा से कनेक्टेड कुछ मिलता है क्या। सर, मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक। सर पर किसी भारी चीज से वार, स्मूथ मेटल ऑब्जेक्ट, मतलब मारकर डंप किया गया। सर रेप? नो फिजिकल अब्यूज, और टाइम ऑफ डेथ है 6:45 से 7 के बीच। जहां मेघा की डेड बॉडी मिली वो जगह वहां से काफी दूर है जहां वो रिक्शे से उतरी थी, और वॉचमैन के बयान के मुताबिक रिक्शे वाला 5 मिनट में वापस आ गया था। तो 5 मिनट में उस जगह पर पहुंचकर मेघा का मर्डर करना और लाश को गटर में डालना ये पॉसिबल नहीं है। तो सर अगर रिक्शा वाले ने मर्डर नहीं किया होगा तो फिर वो कौन था? शायद कोई पर्सनल दुश्मनी। मतलब मर्डरर ने मेघा के रिक्शा से उतरने और घर के बीच में उसे अपडेट किया, किसी एक पॉइंट पर उसका मर्डर किया और फिर घसीट कर उसकी बॉडी को डंप किया। सर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेघा मर्डर को अच्छी तरह जानती हो, वो खुद उसके पास गई हो। कामले, एडिशनल सस्पेक्ट्स की स्क्रूटनी करते हैं। शुरुआत करेंगे मेघा की बुआ चित्रा से, क्योंकि मेघा सबसे आखिर में उससे ही मिली थी और पंकज और उसके बीच जो कहा सुनी हुई थी। जा रहे तू, नहीं चाहिए तेरी हेल्प। और ये जो कर रही है ना नाटक, यहाँ आके बता दे रहा हूँ बंद कर दे। भाई बहन के बीच कुछ तो गड़बड़। अरे नहीं सर, मुझे चित्रा पर शक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा नहीं। मुझे चित्रा पर शक है। सुधी काहे फुकट को? क्यों नहीं, सो वो हमेशा हमसे जलती। क्यों? इनके बाबा वकील थे, उनके पीछे दोनों बच्चे वकील बने, उनकी प्रैक्टिस चली, लेकिन उसका ठप हो गई, तो इसलिए वो हमसे जलती है। खुद तो ट्यूशन दे दे के कमाती, अधूरी फैमिली, अकेली तानिया को बड़ा कर रही, लेकिन वो भी उसे ठीक से संभाली नहीं जा रही। सब मैंने देखा, कभी कभी तो उसे स्कूल से पिक करना ही भूल जाती थी, उसे पैसे देना भी भूल जाती थी। सब कुछ मैनेज नहीं होता था उससे, और ऊपर से वो उसका वो नया विल का प्रॉब्लम। विल का क्या प्रॉब्लम? दरअसल बाबा ने मरने से पहले एक नया बिल तैयार किया। मेरे और चित्रा के सामने कोई था ही नहीं, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेघू के नाम पे छोड़ दी।
कहीं ना कहीं वजह यह भी हो सकती है कि तान्या अडॉप्टेड थी। सर उसने मेघा को पूरे घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो। सर ये सब किस लिए? सर्च वारंट है हमारे पास। लेकिन सर मैंने क्या किया है? क्या जरूरत है इसकी? कुछ और जो उस दिन के बारे में बता सकती हूँ या भूल गई हो बताना। सर जो भी हुआ था मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है। कुछ मिला? कोई वेपन नहीं मिला, लेकिन दवाइयाँ मिली। दवाइयाँ? मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसलिए लेती हूँ। आपकी बेटी तान्या, बुलाइए उसको। ये बताओ, जब आप ट्यूशन से वापस आए तब मम्मी घर पे थी? हाँ। और मम्मी का मूड कैसा था? मम्मी गुस्से में थी या डरी हुई थी? मम्मा सैड थी क्योंकि तब मेघा मिसिंग थी। फिर मैं जब घर पर आई तब मम्मा ने मुझे बताया। और मम्मा पूरे समय घर में ही थी, कहीं भी नहीं गई बाहर, 2 मिनट के लिए भी? नहीं, मम्मा मेरे साथ ही थी। फिर हमें जब मेघा के बारे में पता चला तब हम दोनों वहां आए। तब मैंने आपको स्टिकर के बारे में बताया। गुड, थैंक यू। सर ये चित्रा हमेशा डरी डरी लगती है, डे 1 से मानो कुछ छुपा रही हो। सर हो सकता है कि तानिया से इसने सारे जवाब रटवाए हो। 5 फीट 4 इंच। क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मेघा की हाइट है 5 फीट 4 इंच और चित्रा की इससे थोड़ी कमी होगी। ऊपर से उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, स्ट्रेस वगैरह की। अब ऐसी हालत में मेघा के सर पे इतनी जोर से वार करके उसे मारना, फिर बॉडी को घसीट कर फेंकना, मुझे नहीं लगता है चित्रा का अकेले का काम। सर हो सकता है कि इस काम में चित्रा का किसी ने साथ दिया हो या फिर ये काम चित्रा ने किसी और से करवाया। इस चित्रा की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह। राइट सर। आजकल के जमाने में अकेले बच्चे को बड़ा करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा साहब उसके लिए। अच्छा, चित्रा एज अ टीचर कैसी है? वो टीचर वैसी अच्छी है साहब, पर कभी कभी ना उसका बिहेव अजीब होता है। एक बार उनका मूड खराब था, मेरी बेटी को डांट दिया, डरा दिया उसे। सर पागल औरत है वो, पागल। बड़ी मेहनती है वो। और वो जयंत, वो तो एकदम यूजलेस आदमी है साहब। कौन जयंत? उसका एक्स हस्बैंड। सर प्यार करता था इसीलिए उसकी कमियां दिखाई नहीं थी। पता नहीं कितना उसका बैड लक था और कितनी उसकी खुद की गलती है। सर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम। और एक कोर्ट भी, सिर्फ माँ है इसके लिए उसे कस्टडी। सर मैं जानता हूं कि मैं तान्या को कितने अच्छे से बड़ा कर सकता था, उसका ध्यान रख सकता था, लेकिन नहीं, ईगो पर आ गया उसके साथ। नहीं आने देगी तान्या को मेरे पास। सर ये जैन शायद ना बताया आपको, लेकिन वो चित्रा बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। अटेंशन चाहिए बस उसे। वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे सबका ध्यान खींचे उसकी तरफ। आप कौन है? सर ये मेरी बीवी रोशनी। चित्रा से डिवोर्स के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। सर जयंत उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बुरा तो उस तान्या के लिए लगता है। एक तो माँ बीमार, ऊपर से झेलना भी उसे ही पड़ता है। सर कई बार मैंने खुद चित्रा को दवाइयाँ लेते हुए देखा है। सर ये रही चित्रा की मेडिकल रिपोर्ट। जो दवाइयाँ वो लेती थी वो कोई नॉर्मल दवाई नहीं, बल्कि एंजाइटी और डिप्रेशन के काफी स्ट्रॉन्ग डोजेज। शायद इसलिए इतना डरी रहती है। इन बीमारियों के चलते उसे दूसरों की बजाय अपने से ज्यादा खतरा है। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चित्रा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से चित्रा ने हमसे झूठ बोला। सर वो ऑटो से उतरकर घर तो गई थी, लेकिन वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। उसका फोन लगातार उस एरिया में लोकेट हो रहा था, और सर उस जगह पे भी जहां हमें मेघा की लाश मिली। सर मम्मा मिसिंग है। वो बाहर गई थी पर अब तक घर नहीं लौटी। उनका फोन भी नहीं आया। मैंने खुद ने ट्राई किया था पर फोन बस रिंग हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कुछ मिला? नहीं सर, पड़ोसी आसपास फेरी वालों सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने चित्रा को कहीं नहीं देखा। तान्या तुम हमारे साथ भी तो रह सकती हो ना, और पापा भी तो होंगे। पर वहाँ मेरी मम्मा तो नहीं होगी ना? तान्या तुम हमारे साथ भी रह सकती हो बेटा। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो फिर मैं जाती हूँ, तुम तान्या के साथ रहो। रात का खाना लेके आऊंगी मैं। रोशनी, थैंक यू। चित्रा की कोई खबर? किसी ने कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की उसकी तरफ? नो सर। सर आप प्लीज मेरी मम्मा को ढूंढ लेंगे प्लीज? बेटा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। ओके
कुछ नहीं होगा मामा। सर, ये रहे चित्रा के लेटेस्ट फोन रिकॉर्ड्स। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक चित्रा ने आखिरी बार अपने भाई पंकज से बात की थी। और कुछ कोई अननोन नंबर? नहीं सर, नॉर्मली स्टूडेंट से बात की है और कभी कभार जैन से। इनफैक्ट मेघा की मौत के बाद चित्रा ने पंकज और सुरभि से बहुत कम बात की। कामड़े, व्हाट इफ मेघा की डेथ से चित्रा का कुछ लेना देना है ही नहीं और उसका गायब होना अपने आप में एक अलग मामला है। पंकज और सुरभि, अगर उन्हें पूरा यकीन है कि मेघा के मरने में चित्रा का हाथ है तो बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर जयंत और रोशनी, जिन्हें चित्रा के गायब होने से तानिया की कस्टडी मिल जाएगी। जी, चित्रा से उस दिन बात हुई थी मेरी। किस बारे में? तान्या के लिए। अब मेघा तो रही नहीं, तो सुरभि ने और मैंने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ मेघा के नाम था, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, वो सब तान्या के नाम कर देंगे। कल तक तो तुम्हें चित्रा पर बहुत गुस्सा था, अब ऐसा क्या हुआ? सर, गुस्सा अभी भी है, लेकिन चित्रा पर, तानिया पर नहीं। सर, एडॉप्टेड है तो क्या हुआ, है तो हमारी घर की ना। सर, मुझे चित्रा को गायब करके क्या मिलेगा? तानिया की कस्टडी। लेकिन तान्या की कस्टडी के लिए मैं चित्रा को नुकसान थोड़ी पहुंचाऊंगा। सर, तान्या चित्रा से बहुत अटैच थी, उसकी खुशी छीनना मैं सोच भी नहीं सकता। जयंत, तानिया और चित्रा की लाइफ में काफी इन्वॉल्व। चित्रा के रोज रोज के नए ड्रामे जयंत को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जयंत को रोज रोज के नए ड्रामों से छुटकारा दिलाने के लिए चित्रा को आपने ही गायब करवाया? सर, मैं अगर ऐसी औरत होती तो कब का चित्रा और जयंत के कांटेक्ट तोड़ चुकी होती मैं। चित्रा के बारे में सबकी राय अलग थी, पर क्या थी चित्रा की सच्चाई? अकेली माओं के प्रति समाज की उपेक्षा से जूझती एक महिला, मनोवैज्ञानिक मुश्किलों से पीड़ित एक मरीज, या फिर मेघा की बेरहम कातिल? क्या चित्रा की गुमशुदगी का मेघा की हत्या से वाकई कोई ताल्लुक था? बहरहाल चित्रा की गुमशुदगी से एक व्यक्ति की जिंदगी तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही थी, और वो थी उसकी बेटी तान्या की। बेटा, हम आपकी मम्मी को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बिना किसी को बताए कहीं भी नहीं जा सकते। सॉरी सर, जैन को कॉल किया था, वो आ रहा है। सर, आप प्लीज मेरी मम्मा को जल्दी ढूंढ दीजिए, वो बहुत जल्दी डर जाती है, उन्हें वो एंजाइटी अटैक आता है। और जिस रात मेघा की डेथ हुई उस रात भी उन्हें वो अटैक आया था। एक मिनट, जब मेघा की डेथ हुई थी उस दिन क्या हुआ था, ठीक से याद करके बताओ। उस रात मम्मा मम्मा तो ठीक है ना? मम्मा रुक, मैं दवाई लेके आती हूँ। तनु 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 रुक रुक, तू यहीं रुक, तू अलर्ट हो जाना। तनु, मुझे मेघा के साथ हुआ, वो शायद तेरे साथ होने वाला था। मुझे डर लग रहा है, लेकिन तू नहीं डरना। मैं हूं ना, मैं नहीं खो सकती। बस यही बात मम्मा बार बार बोल रही थी। तान्या, अरे तू ठीक है ना? फिलहाल आप इसे घर ले जाइए, चित्रा के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो आपको बता देंगे। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, पुलिस ने क्या पूछा तुमसे? वही सब, मम्मा का मूड, फिर वो एंजाइटी अटैक। मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे वे? पापा, मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बेटा। एक तरफ ये केस दिन ब दिन जटिल होता जा रहा था और दूसरी तरफ थे सामने कई बड़े सवाल। आखिर कौन था मेघा का कातिल? कहां थी चित्रा? क्या वो जिंदा भी थी या नहीं? अब वो होश में आ गई, मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर। चित्रा जी, आप इतने दिन कहाँ गायब थी? सर, मुझे खुद कुछ पता होगा तो मैं बताऊंगी ना आपको। सर, जो मेरी हालत है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। झूठ बोला है तुमने हमसे। झूठ? मैंने? जी हाँ, आपने कहा कि मेघा को छोड़ने के बाद आप सीधे घर आई और वहीं थी। हाँ, ये
ये सच है जो मैंने आपको बताया? लेकिन आपके कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अब घर तो आई, लेकिन उसके बाद आप निकली थी बाहर और काफ़ी टाइम तक उसी एरिया में रही और उस जगह से भी गुजरी थी जहाँ मेघा की बॉडी मिली। हाँ, मैं उस दिन घर आई थी, फिर बैग रखा और फिर वॉक करने चली गई। फिर जब वापस आई तब दादा का फोन आया कि मेघा घर पे नहीं पहुंची। हेलो, कमाल की बात है, आप उसी दौरान वॉक करने निकलती हैं जब मेघा का खून होता है। उस एरिया से कई बार गुजरती हैं जहाँ मेघा की बॉडी मिली, लेकिन ना आपने कुछ देखा ना कुछ सुना। सर, म्यूजिक सुनते हुए चल रही थी इसलिए। लेकिन आंखें तो खोल कर चल रही थी ना। जिस दिन मेघा का खून हुआ उस दिन एंजाइटी अटैक आया था आपको, याद है? तान्या ने बताया हमें जो मेघा के साथ हुआ वो शायद तेरे साथ होने वाला था। मैं हूँ लेकिन तू भी सावधान रहना, वगैरह वगैरह। मेघा के साथ हुआ वो शायद तेरे साथ होने वाला था। क्या मतलब था इस सब का? मतलब क्या होगा सर? तान्या मेरी बेटी है, मेघा के साथ जो भी हुआ वो कहीं मेरी बेटी के साथ ना हो जाए, बस इसी बात का स्ट्रेस था। बहुत डर लग रहा था इस बात से। सर, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपसे पूछताछ करने आए और आपका पता ही ना हो। मेघा के कातिल की तलाश अब भी जारी थी और मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। मेघा मर्डर केस मानो थम सा गया था। 7 महीने बीत चुके थे। वहां मेघा के माता पिता शोक में जी रहे थे और यहाँ चित्रा और तान्या एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। जयंत और रोशनी दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जब रिश्तों में इतना तनाव, इतनी पेचीदगियां हों, तो सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने गई थी, लेकिन स्कूल में वो नहीं थी। फिर मैं घर आई वापस, फिर जैन से भी पूछा, लेकिन जैन को भी कुछ भी नहीं पता। सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी भी तरह मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए, प्लीज। शांत हो जाओ। कैसे हो जाओ जैन? तुम्हें याद है मेघा के साथ क्या हुआ था? मुझे बस बार बार मेघा के बारे में सोचकर। क्यों, कोई कनेक्शन है क्या मेघा के मरने और तान्या के गायब होने में? कुछ है तो बताइए। नहीं, बस अंदर से इंट्यूशन आ रही है, बहुत डर लग रहा है मुझे। अन्या, कामड़े, मेघा का कातिल अभी तक खुला घूम रहा है और उसके ठीक 7 महीने बाद उसी परिवार से तान्या गायब। कोइंसिडेंस है या? सर, अगर किडनैपिंग होगी तो कोई ना कोई रैंसम कॉल जरूर आएगा, लेकिन अगर दुश्मनी के चलते ये सब हुआ होगा तो कुछ नहीं कह सकते। बार बार मेघा की बात करके चित्रा, पंकज और सुरभि की तरफ ही इशारा कर रही है। सर, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि माँ और बेटी के संबंध अच्छे ना हो। I mean, चित्रा हमेशा बीमार रहती है, शायद इसी वजह से तान्या घर छोड़ के भाग गई है। तान्या के फोटो सर्कुलेट करो सारे पुलिस स्टेशन में, उसके स्कूल के आसपास और उसके घर के आसपास, शायद उसके भागने का कुछ सुराग मिले। राइट सर। अगर किडनैपिंग होती तो रैंसम कॉल अब तक आ चुका होता। हमें लगता है कि तान्या खुद ही भागी है। लेकिन वो क्यों भागेगी? आपकी वजह से, मतलब आपकी बीमारी की वजह से, या फिर? तान्या मेरी बीमारी से बिल्कुल अनजान नहीं थी और ना ही कभी मैंने छिपाया है। सर, ऐसा कोई चांस नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो फिर किसी पर शक है आपको? मुझे क्या देख रही? तुमसे पूछ रहे तो दो जवाब। सुन पाओगे तुम? हाँ, बताओ सब कुछ। सर, मुझे शक है। जैन पर? नहीं, इसकी बीवी रोशनी पर। गॉड सेक, ये सब बकवास क्यों? इनसिक्योरिटी थी उसे। जैन तान्या और मुझे टाइम देने लगा था, इससे भी प्रॉब्लम थी उसे। रोशनी, रोशनी सुनो तो। Stop it! तुम्हें तान्या के लिए चित्रा के टच में आना था, मैंने मान लिया। चित्रा की तबीयत खराब हुई, तुम्हें उसके और तान्या के साथ रहना था, उसकी मदद करनी थी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हमारे घर से ज्यादा उसके घर में टाइम स्पेंड करते हो, तब भी मैंने मान लिया। लेकिन कब तक जयंत? और कितना सहूं मैं मान नहीं सकती कि तुम्हारा और उसका रिलेशन नहीं है।
मैं नहीं सह सकती ये सब, प्लीज। रोशनी, रोशनी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। देखा नहीं गया सर, जयंत, तान्या और मैं फिर से एक परिवार की तरह। फिर से एक परिवार की तरह मतलब आप दोनों एक साथ फिर से? हाँ। नहीं। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों ऐसी बकवास कर रही है। सर रोशनी इस टाइप की औरत है ही नहीं कि किसी को, इनफैक्ट शक तो पंकज और सुरभि पे होना चाहिए। क्यों? चित्रा ने ही मुझे बताया था कि सुरभि आई थी उसे धमकाने की। ये सही है? अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तू नहीं मेरी मेघा को। बहनी क्या बोल रही हो? जब पुलिस को तेरे पे शक हुआ तो भाग गई, और अब माहौल का माहौल जमा नहीं तो बीमारी का नाटक करके वापस आ गई। बहनी तो पहले शांत हो जा। मेरी पुलिस। दादा बहनी क्या बोल रही है ये? छोड़ो, मरने दे उसको, पुलिस अपना जांच कर रही है ना। इस बार तो नाटक करके तू बच गई, लेकिन अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। मेरे बच्चे को तो मुझसे दूर करती, तुझे भी तेरी औलाद का सुख मिलने नहीं दूंगी। अच्छा, उस दिन तानिया के बारे में कुछ अजीब बात नोटिस की आपने? जी सर। क्यों? एक्चुअली वो रिसेस के बाद अपने घर चली गई थी ना, स्कूल ऑफिस में फोन आया था एंड आई थिंक वो फोन पुलिस का ही था। पुलिस का फोन? जी सर, उसकी मदर को कुछ हुआ था, उसके फादर उसे लेने आने वाले थे, हमें लगा इमरजेंसी है तो जाने दिया, और उसके बाद तो वो स्कूल भी नहीं आई। आपके स्कूल ऑफिस का नंबर दीजिए। सर, ये रहे चित्रा के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। सर, रिकॉर्ड के हिसाब से कंफर्म होता है कि चित्रा उस दिन घर पे ही थी। सर, मैं जयंत के ऑफिस में पूछताछ की है, उससे पता चलता है कि वो भी उस दिन ऑफिस में ही था। सर, अब बात आती है स्कूल में आया उस कॉल की। सर, ट्रेस किया तो पता चला है किसी पीसीओ का नंबर है। आसपास इंक्वायरी की, लेकिन किसी ने भी कुछ अजीब बात नोटिस नहीं की। मतलब किसी ने तानिया के स्कूल में पुलिस के नाम से फेक कॉल किया उसे बाहर निकालने के लिए, कोई ऐसा जो चित्रा की बीमारी के बारे में जानता था। सर, अब तो ये किडनैपिंग केस बनता जा रहा है, और मेघा का मर्डर केस अभी भी ओपन है। एनीवे, पहले पंकज, सुरभि और रोशनी तीनों से पूछताछ करें, इससे पहले कि तानिया को कुछ हो जाए उसे ढूंढ निकालना होगा। जयंत के ऊपर तान्या की जिम्मेदारी है। चित्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए गया था वो उसके पास। लेकिन सर, इसका ये मतलब नहीं कि चित्रा और उसके बीच कुछ चल रहा है। अगर इतना ही विश्वास है जयंत पर, तो चित्रा के घर तमाशा करने क्यों गई थी आप? क्योंकि उस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय जयंत पूरा दिन तान्या और चित्रा के साथ था। मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी इतना ही गुस्सा आता। सर, अब मैं क्या करूं? किसका नाम लूं? रोशनी पे शक था, उसके बारे में बता दिया। सुरभि बहनी ने आके धमकाया था, वो भी बता दिया आपको। अब सर, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सुरभि और पंकज तो खुद जो कुछ मेघा के नाम है वो तानिया के नाम करना चाहते हैं। सुरभि ने और मैंने डिसाइड किया था कि जो भी कुछ मेघा के नाम था वो सब तानिया के नाम कर देंगे। तानिया के लिए ये सब क्यों करेंगे वो लोग? सर, मैं आपको बताती हूँ कि सच क्या। हाँ, हम मिले दादा के घर। अच्छा, तान्या को गोद लेना चाहते हो आप लोग, है ना? सुन चित्रा, ये तेरी लॉ की प्रैक्टिस या तेरी शादी नहीं है, समझी क्या? कि जब चाह अपना लिया, जब चाह छोड़ दिया। कल को तेरा उससे भी मन उब जाएगा, कहाँ फेंकेगी तू तानिया को? ना दादा, बस करो अपनी बकवास। रही बात तान्या की ना, तो तान्या मेरे ही पास रहेगी, अपने माँ के पास। पर आज तक मैंने अपनी बीमारी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा, लेकिन उस दिन जो मुझे अटैक आया था वो सिर्फ और सिर्फ दादा और वहिनी की उसी बकवास की वजह से आया था। और वही सब सोचते सोचते मैं मार्केट तक निकल गई, और फिर मुझे एंजाइटी अटैक आया। हम लोग तान्या को गोद लेना चाहते थे, उसके प्यार से परवरिश करना चाहते थे। हमने उसको कुछ नहीं किया। हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि गुस्सा था आपको कि उसे गोद नहीं ले पाए, और इसीलिए उसे चित्रा से अलग भी कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है और क्या नहीं है वो तो हम देख लेंगे। अकेली भूख प्यास से तड़पती, क्या उसका बचना मुमकिन था? मेघा के कातिल की तलाश मई 2016 में शुरू हुई थी, और 8 महीने बाद यानी कि 16 दिसंबर 2016 तक ये रहस्य अनसुलझा था। चित्रा के साथ हुई घटना के बाद जयंत का भी चित्रा के घर आना जाना बढ़ गया, और उसके पड़ोसी ने भी बताया था कि उन्होंने किसी आदमी को चित्रा के घर के आसपास आते हुए देखा। सर, हो ना हो ये जयंत ही हो सकता है। हमने ये जयंत और चित्रा का रिश्ता अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। जयंत अगर चाहता तो फिर से चित्रा के साथ रहता। पहले भी वो तानिया की कस्टडी का केस कोर्ट में हार चुका है। जब चित्रा गायब हुई तब उसने बहुत कोशिश की तानिया को अपने साथ ले जाने की, लेकिन चित्रा अचानक वापस आ गई। जब बहलाने फुसलाने से बात नहीं बनी तो उसने तानिया को अब्डक्ट कर दिया। पॉसिबिलिटी है सर। व्हाट? सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। पहले सिर्फ पूछताछ की थी तुमसे, लेकिन अब तुम एक सस्पेक्ट हो, और अगर अब मुंह नहीं खोला ना, दूसरे तरीके भी हैं हमारे पास।
सर मैं उन दोनों के साथ समय बिताने लगा, चित्रा के लिए। सर मुझे चिंता थी उसकी, और जब मैं वहाँ रह रहा था तो चित्रा जानती थी कि हमारे बीच में सब कुछ पहले की तरह होना इम्पॉसिबल था। फिर भी वो मेरे साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहती थी, फिर से शादी करना चाहती थी। मैं रोशनी को छोड़ नहीं सकता था, और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। सर आप जानना चाहते हैं हमारी शादी क्यों टूटी थी? क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था अरविंद नाम के आदमी के साथ, और इस बार भी वो उसी के पास गई थी। हेलो अरविंद, मेरे घर आओ आप ही। सर उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है या क्या करना चाहते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो उस आदमी के तान्या के आसपास होने से। सर मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। सर अरविंद सुदित केस की मिसिंग लिंक हो सकता है, और सर जयंत को भी उस पर शक है। चित्रा के जरिए तान्या तक भी पहुंच सकता है, और सर तान्या भी उसे अच्छी तरह जानती है। सर होना हो ये अरविंद सूद इस केस में इन्वॉल्व है। कांबले, इस अरविंद सूद के एंगल को फॉलो करो। मैं मेगा मर्डर केस को परस्यू करता हूं। जिस तरह अरविंद तान्या के गायब होने में मिसिंग लिंक हो सकता है, वैसे ही शायद मुझे लगता है कि मेघा के मर्डर की मिसिंग लिंक मिल गई। देशमुख, नंबर दे रहा हूँ, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो। चित्रा के डाइवोर्स के बाद से तुम उसी के साथ थे ना? नहीं सर, उसको तो काफी टाइम हो गया। जब उसका डिवोर्स हुआ था तब कुछ टाइम के लिए मैं उसके साथ रहा था, फिर मैंने उसे क्लियर कर दिया कि मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेनी, और तान्या का फादर बनने में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था सर। चित्रा को ये बात जमी नहीं, और वहीं रिलेशनशिप खत्म हो गई सर। ये किसका नंबर? ये मेरे भाई क्षितिज का नंबर है, लेकिन उससे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उस टाइम और जगह में है जहां से उसने आपसे बात की थी। टाइम जब मेघा का खून हुआ था, और जगह जहां मेघा की बॉडी मिली थी। ये क्या कह रहे हैं सर आप? कौन मेघा? मुझे नहीं पता ये मेघा कौन है। लेकिन तान्या को तो जानती हैं, जो आपके लिए रुकावट बन गई थी, क्योंकि उसके होते जयंत आपके साथ कोई बच्चा नहीं चाहता था। नफरत होती होगी ना उससे। तान्या ने भी बताया है कि एक बार दौरा पड़ने पर चित्रा बड़बड़ा रही थी। उस समय हमें लगा था कि शायद चित्रा का वहम या डर होगा, लेकिन उसी से हमें सूझा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद मर्डर तान्या का प्लान था और गलती से मेघा इसमें फंस गई। मुझे मेघा के साथ वाला था। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए हमने तुम्हारे भाई क्षितिज को गिरफ्तार किया, और उसने सब कुछ उगल दिया। सॉरी दीदी। तंग आ गई थी मैं। तान्या तान्या तान्या, मेरे भी सपने थे सर। बच्चा चाहती थी मैं जयंत के साथ, जयंत को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि तान्या को मरवा देती हूँ। वो तो मेघा गलती से बीच में आ गई सर। उस दिन रिक्शे से तान्या पहले उतर गई। और तब की गई हो गलती को अब सुधारा तुमने, तान्या को गायब करके। बताओ कहाँ है वो? सर मैंने कुछ नहीं किया। मेघा के जाने के बाद मेरी लाइफ में इतनी भर सी शांति नहीं मिली है मुझे। वो तो मेघा का मैटर दब गया, मैं बच गई, तो फिर मैं ये सब क्यों करूंगी सर? जब तक ये सच नहीं बोलती है, मारो इसे। देखते हैं तान्या कैसे नहीं बची। सर मैंने तान्या। आखिरकार मेघा के कातिल का पता चल गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि रोशनी ने ही तान्या का अपहरण भी किया था। अरविंद और विनय, आपको लगता है कि तान्या को गायब करने में उनमें से किसी का हाथ हो सकता है? मैं बस फिर से शादी करना चाहती थी, इसलिए कुछ रिश्तेदारों के और दोस्तों के थ्रू अरविंद और विनय से मिली थी। आगे कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। किसी पर शक है आपको? विनय सर, वो हमेशा तान्या पर बुरी नजर रखता था, इसलिए मैंने उससे मिलना छोड़ दिया। पर वो औरत अजीब है। उसने उसके पहले वाले पति जयंत को झूठ बोला कि मैं उसकी बेटी तानिया उस पर बुरी नजर डाल रहा था। और उस जयंत ने मेरी ये हालत की, और ये सब सिर्फ उसने इस वजह से किया है कि उसको जयंत से अटेंशन चाहिए थी। अरे सर, वो अब भी जयंत से ही प्यार करती है। सर मैंने ये सब जयंत के लिए नहीं किया, और मैं जयंत को विनय के बारे में बताती भी तो क्या बताती? आखिर तान्या जयंत की भी तो बेटी है, और मेरा जयंत से कोई लेना देना नहीं था। मुझे बिल्कुल नहीं पड़ी थी जयंत की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जयंत विनय को इतना मारेगा। हमें पता चला है कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी। बस थोड़ी डिप्रेशन में थी, और उस रात लगा जैसे कि सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि तान्या इसकी वजह से भागी? हो सकता है वो ये सब देखकर डर गई, या फिर शायद
कहीं अपने आप को इस सब के लिए दोषी मानती? कुछ कहा था उसने आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं। सर मैंने तानिया के स्कूल में टीचर्स और बाकी के स्टूडेंट से भी बात की। सर उनमें से किसी को भी नहीं लगता कि तानिया को अपनी माँ चित्रा से कोई प्रॉब्लम हो। और किस किस के टच में थी तानिया? सर और किसी के नहीं, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का भी कोई चक्कर नहीं। कमले, जिस दिन मेघा का खून हुआ तानिया ऑटो से बीच में ही उतर गई किसी ट्यूशन के लिए। हाँ सर, मैथ की ट्यूशन के लिए। तानिया की कजिन मेघा के डेथ के बाद में चित्रा बहुत डरने लगी थी। उसके बाद में उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। चित्रा को? नो, तानिया नशा करने लगी थी। सर मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, जब कोई बच्चा नशा करके आता है तो पता चल जाता है। इसलिए देखते ही पता चल गया था कि तानिया नशा कर रही है। थैंक यू। मतलब अपनी माँ के सुसाइड के बाद से ही तानिया ड्रग्स लेने लगी थी। कमले, इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा। उसके स्कूल में पूछताछ करो, शायद इस बात को दबाया जा रहा है। राइट सर। नो सर, इम्पॉसिबल। हमारा कोई बच्चा ड्रग्स नहीं लेता। इनफैक्ट हमारे स्कूल में टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स होते हैं, तो अगर ड्रग्स लेने जैसी कोई भी बात होती तो हमें पता चल जाता। ड्रग्स? लेकिन कैसे? सर ये पॉसिबल ही नहीं। देखिए, उसका गायब होना इस ड्रग्स के एंगल से जुड़ा हो सकता है। हमें ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी। लेकिन कैसे? तानिया का रूम कहाँ? आइए सर, ये तानिया का कमरा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर, मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी तानिया को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। फिर ये ड्रग्स वक्त सब कहाँ से? कमले, इसे फॉरेंसिक में भेजो, बालों की टेस्टिंग के लिए। राइट सर, तानिया के बालों को जिस फॉरेंसिक लैब में भेजा था, ये वहाँ के डॉक्टर। सर, तानिया के बाल टेस्ट किए हमने। बालों के ऊपर के 1 सेंटीमीटर के हिस्से में लॉर्जेपम मिला, जो कि एक किस्म का ड्रग है, क्योंकि बाल औसतन 1 सेंटीमीटर पर मंथ की तेजी से बढ़ते हैं। मतलब तानिया करीब 1 महीने से ये ड्रग छोटे छोटे हिस्सों में ले रही होगी। ये ड्रग्स लिया कैसे जाता है, पाउडर या इंजेक्शन? ये दवाइयों में होता है और मेडिकल शॉप से खरीदा जा सकता है। किस तरह की दवाइयाँ? एंटी डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की दवाइयों में। किस तरह की दवाई? रिडिक्युलस। क्या कह रहे हैं आप? अरे आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी बेटी को खुद? आपने बॉक्स पर देखा क्या लिखा है? कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। मैं पागल नजर आती हूँ आपको? तानिया टैबलेट्स लेती थी और ये साबित भी हो चुका है। क्यों देती तुम इसे टैबलेट? मुझे क्या पता छिप के लेती होगी। लेकिन खरीदती तो तुम ही थी ना, जबकि तुम वो टैबलेट्स लेती भी नहीं। तुम्हारे साइकेट्रिस्ट से बात की हमने। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये टैबलेट वो क्यों लेगी? पर चित्रा ये टैबलेट लेती है और आप ही ने उसे प्रिस्क्राइब किया। हाँ किया था, लेकिन 1 साल पहले। 1 साल से तो मैं चित्रा को दूसरी टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, जो काफी माइल्ड है। फिर भी तुम वो टैबलेट्स खरीदती थी। क्यों खरीदती थी? वो तनु को डिप्रेशन और एक्साइटी हो रही थी। झूठ मत बोलो। स्कूल से आने के बाद तुम उसे वो टैबलेट्स देती थी। उसके ट्यूशन टीचर का बयान है हमारे पास। चित्रा, अब बच के भागने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए सच सच बोलो। बोलो। क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मर जाए। मैं जानती थी कि इन दवाइयों की ओवरडोज से आदमी मर सकता है, इसलिए मुझे इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं लगा। मुझे लगा कि लोगों को लगेगा लड़की नशा करती थी, लेकिन नहीं। मेरी सारी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मरी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे लॉक कर दूंगी, खाना पीना नहीं दूंगी, दम घुटेगा और मर जाएगी। कहाँ रखा उसे? बोलो कहाँ रखा है? पुराने ऑफिस में नहीं, करियर में फेल हुई, दादा को निराश, बाबा को भी निराश किया, मां नहीं बन पाई, वहां भी नाकामयाबी। जयंत को तो पहले ही खो चुकी थी मैं, लेकिन जब हम लोगों के साथ दोबारा समय बिताने लगा तो मुझे लगा था कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, फिर से मेरा एक परिवार फिर से इकट्ठा हो जाएगा, मुझे फिर से एक परफेक्ट फैमिली मिलेगी। लेकिन नहीं, फिर वहां भी फिर ये तान्या ही रोक रही थी मुझे, क्योंकि मैं तो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। तान्या के रहते ही ये पॉसिबल ही नहीं था, किसी के पास छोड़ भी नहीं सकती थी उसे। नहीं तो फिर वही दादा, वही नहीं जयंत, रोशनी के सामने फिर हार जाती।
नहीं चाहती थी मैं ये हार, ये फेलियर मोड नहीं चाहती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर अपनी जिंदगी मुझे नई सिरे से शुरू करनी है तो फिर इस तान्या को अपने जीवन से हटाना होगा। इसलिए उस दिन मैंने फोन घर पे छोड़ा और तान्या को बाहर से एक फेक कॉल किया। चित्रा दुनिया को दिखाना चाहती थी एक पूरा परिवार, सुखी परिवार। अपनी बेटी की अकेले परवरिश करने पर उसे गर्व महसूस होने की बजाय निराशा महसूस हुई। ये कौन सी कामयाबी है जिसकी फिराक में उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? कामयाबी होती है अपनों के प्यार और विश्वास में, पूर्णता होती है अटूट रिश्तों में, और परफेक्शन पाया जाता है सुकून और संतुष्टि में। रोहन, रोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काय नाही, सगळे बहाने। आहो, सब्जी खत्म हो गई, मैं मार्केट जाके आती हूँ। आज के समय में हमारी जिंदगी का दूसरा नाम ही झूठ बनता जा रहा है। मगर किसी ने यह भी सच कहा है कि झूठ के पंख नहीं होते, वो जमीन पर घिसट घिसट कर चलता है। इसीलिए झूठ बोलने वाले का बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। और जब हमारा बर्ताव, हमारे चलने का तरीका बदल जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम गलत दिशा में चल पड़े। हमारे आज के केस में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे कि कैसे आपसी रिश्तों में बोले गए झूठ का अंजाम आखिर क्या होता है। वो आई, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सर, मेरा बच्चा कहीं खो गया, आप प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। बच्चे को स्कूल आपने ड्रॉप किया था? नहीं, मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया था। मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया, वो भी आते होंगे। आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछा? हो सकता है बच्चा उनके घर गया हो। पूछा मैंने, लेकिन रोहन वहाँ नहीं है। और वैसे रोहन हमें बिना बताए कहीं जाता ही नहीं है सर। स्कूल में सीसीटीवी तो होगा ना गेट पे? सर गेट के पास है, फेसिंग अंदर की तरफ है, बाहर नहीं। गेट पर वॉचमैन है? हाँ सर, एक छोटू वॉचमैन है, वेरी ट्रस्टवर्दी, काफ़ी सालों से है सर। आप हमें मत बताइए किस पे ट्रस्ट करना है। आपके स्कूल से एक बच्चा गायब हुआ है। सॉरी सर। मनोज सर, सबके स्टेटमेंट ले लो। ओके सर, चलो। मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं, आप जरा आइए। सर वैसे तो मैं किसी बच्चे को गेट पे खड़े रहने देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने रोहन को नहीं देखा। रोहन इसी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ। आखिरी बार कब देखा था आपने रोहन को? 2-2:30 बजे। अच्छा, तो ये वॉचमैन के साथ बात हुई है, उसने कहा उसने नहीं देखा रोहन को? नहीं, वो था इसी स्कूल में। ठीक है। सर, इसका नाम भरत है, इसने ही सुबह रोहन को देखा था। सर, मैंने उसे स्कूल के गेट के उधर देखा था। मैंने उसे आवाज भी दी, लेकिन वो भाग गया। सर, इधर काफी दिनों से वो बहुत चुप रहने लगा था, पता नहीं क्या हो गया था उसे। आपके स्कूल में कोई स्टाफ या कोई टीचर कोई ऐसी हरकत तो नहीं करता था जिससे रोहन को स्कूल आने से डर लगे? नहीं सर, आज तक हमारे स्कूल में ऐसी कंप्लेंट नहीं आई। दिव्या, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। मिल जाएगा सर। मेरे बच्चे को कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। बच्चे को सुबह आपने स्कूल में ड्रॉप किया था? हाँ सर, सुबह स्कूल के गेट पे छोड़ा था मैंने उसे। तो आपने उससे पूछा नहीं कि क्या बात है? इसने उसको डांटा था तो मुझे लगा नाराज होगा, इसलिए नहीं पूछा मैंने। अच्छा, हमें बच्चे की फोटो चाहिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है।
हाँ हेलो, अरे वो तेरे मामा है ना, क्या नाम उनका, राज पाटिल। हाँ वो एसीपी है ना। अच्छा सुन ना, मेरे को यार वो तेरी एक हेल्प चाहिए थी। अरे मेरा बच्चा यार खो गया, पुलिस वाले बात को सीरियस नहीं ले रहे। थोड़ा सोच सिफारिश लग जाती यार तो मेरा काम हो जाता। पिछले 4 घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार, प्लीज़ ना यार, देखना आप। हेलो हेलो, पुलिस पूछताछ कर रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ साहब, इस बच्चे को मैंने देखा है। वो सुनीता जी की फ्लैट में गया है, 1201 में। रोहन का सर मी खरं सांगते, मैं घर पे नहीं थी जब ये आया। मैं तो अभी अभी घर पे आई हूँ सर। मुझे लगा ये स्कूल खत्म होने के बाद आया होगा। मुझे नहीं पता ये घर वालों को बिना बताए आया है। आप रोहन के पेरेंट्स को जानती हैं? हाँ सर, ट्यूशन में मिले। रोहन के परिवार को बता दो कि रोहन मिल गया और पुलिस स्टेशन आने के लिए बोलो। ओके सर। चलो बेटा। चॉकलेट्स पसंद है तुम्हें? हाँ। वो जो समोसा लेने गए ना अंकल, उनसे मंगवाता हूँ। मंगवाऊँ? तो फिर बताओ। ऐसे ही आज स्कूल जाने का मन नहीं था तो बंटी का घर स्कूल के पास ही है तो वहाँ चला गया। स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था बेटा? मला सांग, शाळेत तुला कोणी त्रास देता का? डरो मत बेटा। अगर तुम्हें कोई स्कूल में परेशान करता है तो मुझे बताओ। बेटा आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सर एक मिनट। बगा जरा। सर बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन स्विच ऑफ है। तुमने उन्हें इन्फॉर्म तो कर दिया था ना कि बच्चा मिल गया? इन्फॉर्म तो कर दिया था, उन्होंने कहा तुरंत पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा। तब तो आ जाना चाहिए। बड़े लापरवाह माँ बाप है। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। सर लगता कोई है नहीं घर पर। बेटा रोहन, तुझ्याकडे आजी आजोबाचा नंबर है? मैंने टाइम नहीं देखा था साहब। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो यहाँ से निकले थे। बहुत जल्दी में थे साहब। मैंने जाते जाते पूछा तो बोले कि रोहन मिल गया है। ठीक है बेटा, किसके साथ गए थे? अपने फ्रेंड के घर तुम कैसे पहुंचे? बोलो। रोहन आजोबा। अरे आजी। रोहन, मुझे लगा इसका किसी ने किडनैप कर दिया। कार ट्रक ने इससे टक्कर होकर इसके हाथ पैर तो ठीक है ना? तो ठीक है ना? लेकिन मैं तो बंटी के घर गेम्स खेल रहा था। हाँ, हाथ पैर सब ठीक है, लेकिन तूने तो हमें डरा दिया था ना बेटा। 1 मिनट जरा आइए, बात करनी। आपको कोई खबर नहीं कि इसके माँ बाप का है? नहीं साहब, उसका फोन स्विच ऑफ था। मैंने ट्राई किया था। हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि रोहन मिल गया है, और पड़ोसियों के मुताबिक हमारा फोन कॉल जाने के बाद ही वो लोग घर से निकले। कहाँ गए होंगे? मला काळजी वाटते साहब। जय ने मुझे फोन किया था ये बताने के लिए कि रोहन मिल गया है। हेलो बाबा, रोहन मिल गया। शुक्र है भगवान का। आप कहाँ हो? मैं सोसाइटी के मंदिर में है बेटा। आप वहीं रुको, मैं आपको पिक करता हूँ वहाँ से। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना बेटा। हम वेट करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए। उनका फोन भी बंद था। सोचा शायद टेंशन में भूल गए होंगे। इतने में पुलिस स्टेशन से फोन आ गया, इसलिए हम यहाँ आ गए। ठीक है, आप लोग जाइए। कुछ भी पता चलेगा तो आपको खबर करेंगे। उनका पता लगाइए साहब, पता लगाइए। देखिए, पूरी कोशिश करेंगे। साहब, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैंने उसे कितनी बार कहा, कार धीरे चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, मगर मेरी सुनता ही कौन है। हे भगवान, मेरे बेटे को और बहू को सुखरूप रखना बस। चलो अब पुलिस को उनका काम करने दो। चलो। हाँ चलो
चल। मनोज, रोहन के माँ बाप जयदेव और दिव्या की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस की हिस्ट्री निकालो। ओके सर। सर, जयदेव और दिव्या पवार के मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड मिल गए हैं। दोनों के मोबाइल लोकेशन सेम थी। मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने से पहले जब उन्होंने हमारा कॉल रिसीव किया था तब वो यहीं थे, मतलब अपने घर पे ही थे शायद। उसके बाद जयदेव के फोन से तुरंत एक कॉल अपने पेरेंट्स को जाता है, मतलब बच्चे के दादा दादी को। फिर वो नंबर ट्रेवल करता रहता है और फाइनली उसकी लोकेशन दादा दादी के बिल्डिंग के पास वाले मंदिर की दिखाती है। वहां पहुंच के ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है और तब से लेकर अब तक फोन स्विच ऑफ है। लेकिन दादा दादी ने तो हमसे बोला कि जयदेव और दिव्या वहां पहुंचे ही नहीं। सर, तब तो दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ये लोग घर के आसपास तक गए थे लेकिन अंदर नहीं घुसे, या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। मनोज, अगर दादा दादी झूठ बोल रहे हैं तो क्यों? तू स्कूल से क्यों भाग गया? सारे परेशान हो गए ना? तेरे आई बाबा आएंगे ना तो तुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। हाँ, मुझे नहीं जाना उनके पास, अब मैं यही रहने वाला हूँ। अरे पण तो स्कूल से गया क्यों? मुझे लगा स्कूल खत्म होते ही मैं घर चला जाऊंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। शुक्रिया। जयदेव और दिव्या के मोबाइल लोकेशन से हमें पता चला है कि वो लोग घर से निकलकर यहाँ आए थे, लेकिन आपने हमें बताया कि आपको लेने वो यहाँ नहीं आए। नहीं साहब, मैंने सच बताया था, इसीलिए तो भागते भागते हम लोग पुलिस स्टेशन आए। तो फिर किधर गए होंगे? उनका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाला रहता है आसपास कहीं? उसका छोटा भाई सुमित और उसकी बीबी काजल हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ नहीं रहते, मलाड में रहते हैं। और दूसरा उसके पहचान वाला यहाँ कोई है ही नहीं। अच्छा, उनकी कोई फोटो तो होगी आपके पास? यहाँ है। दीजिए ज़रा। अरे उनकी गाड़ी का नंबर भी दीजिएगा। ठीक। जरा जयता फोटो क्यों लेना? पवार साहब कल इधर आए थे? जी साहब, दरअसल उनका पोता गायब हो गया था, इसलिए वो लोग यहाँ पूजा करने आए और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, उनका पोता मिल भी गया और उनके बेटे का फ़ोन आया था, वो उन्हें लेने भी आने वाला था, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार किए वो लोग, वो आया नहीं। फिर वो लोग चले गए। सर, मैंने वॉचमैन से भी पूछताछ की, लेकिन उससे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। मनोज, इनके फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता करो कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ। जयदेव की गाड़ी का नंबर मिला? यस सर। गाड़ी को इमीडिएटली ट्रेस करो। ओके सर। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी एक गलती ने सब खत्म कर दिया। वॉचमैन! हाय वॉचमैन! जी साहब। गाड़ी किसने लगाई इधर? हाँ? पता नहीं साहब, ये गाड़ी कौन लगा के गया इधर? अरे गाड़ी कोई भी खड़ा करके जाता है, तुमको कोई ध्यान नहीं है क्या? साहब, अब बिल्डिंग के बाहर का कोई क्या कर सकता है साहब? कितना हादसा हो रहा है मालूम है? ये कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुमको मालूम नहीं है कुछ? क्या सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तुम? सर देखो, ये 2 दिन से खड़ा है ये गाड़ी। किसने पार्क की है गाड़ी? पता नहीं साहब, मैंने देखा नहीं। कमाल करते हो, तुम्हारी सोसाइटी के गेट के सामने कोई गाड़ी पार्क करके जाता है, तुम्हें पता नहीं? सर, ये तो जयदेव पवार की गाड़ी है। Are you sure? कंफर्म है सर, वही नंबर है। गाड़ी को टू करवा लो। सर, जहाँ से जयदेव पवार की गाड़ी मिली है उससे 2 बिल्डिंग छोड़ के उसका भाई सुमित रहता है। लेकिन सुधाकर पवार के हिसाब से उनके दोनों बेटों सुमित और जयदेव में बनती नहीं है, तो फिर जयदेव के वहां जाने का रीजन क्या हो सकता है? ओ साहब, आओ सुनो तो, क्या हुआ है, कुछ बताएंगे? तुम्हारा भाई का कौन? जयदेव? मला नाही माहित. क्या हुआ सुमित? ये पुलिस? भाऊनी काहीतरी केलं. मैं तो पहले से ही बोलता था कि वो सारे... आखिरी बार कब मिले थे अपने भाई से? यही कोई तकरीबन 2-3 महीने पहले मिला हूँगा उससे। आपके भैया और भाभी दोनों लापता हैं और उनकी गाड़ी यहाँ से 2 बिल्डिंग छोड़ के मिली है। तो साहब हम लोग क्या करें? उसकी गाड़ी है, वो कहीं पर भी रखे। मेरे पास अपनी पुरानी 2 व्हीलर है जो बिल्डिंग के नीचे ही खड़ी रहती। वो आपके पास नहीं आए? उसे जरूरत ही क्या?
और अगर आता भी ना तो धक्के मार के निकाल देता उसे मैं। एक तो जात के बाहर वाली लड़की से शादी उसने की और सजा हम लोग को मिल रही है। वो कैसे? पैसे। नया बिजनेस शुरू करने के लिए बाबा मुझे पैसे देने वाले थे, लेकिन जयदेव घर छोड़कर चला गया। बाबा को लगा कल उठकर अगर मैं भी घर छोड़कर चला गया तो उनका क्या होगा, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। और एक दिन जब मैं अपना हिस्सा मांगने लगा प्रॉपर्टी में तो उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया। चल निकल जाए फिर। बाबा कुछ नहीं मिलेगा तुझे। बड़ा आया हिस्सा मांगने के लिए, बड़े बेटे ने तो नाक कटवा दी अनाथ लड़की से शादी करके, और तू आया हिस्सा मांगने? कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल जा, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा वाला मेरा हिस्सा पाहिजे। नहीं मिलेगा, निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। आओ जाओ दे ना साहब, मेरे को तो उसके बारे में बात ही नहीं कर। अगर आपका भाई यहाँ है या उसके बारे में कोई भी खबर मिले, सबसे पहले आप हमें बताइए। मनोज बड़ा ही अजीब भाई, इतनी बड़ी बात हो गई और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया था। ना जात पात का पता, ना माँ बाप का। ऐसे अनाथ लड़की को तो इस घर के बहू बनाना चाहता है। शक्य नहीं है। अहो अहो कशाला ओरडताय? ऐसे शाम को चिल्लाने से अपशकुन होता है। एक मिनट थामने दो। बाबा, दिव्या बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रहेंगे साथ। अरे प्यार प्यार सब बेकार की बातें हैं। तुझे उस लड़की से प्यार करना है ना, तो इस घर को छोड़ना पड़ेगा। मैं दिव्या को नहीं छोड़ सकता बाबा। अहो घर से भी और विल से भी। मतलब आपने सब कुछ सुमित के नाम कर दिया? उसके नाम पर कैसे करता सर? क्यों? वो तो एक नंबर का निकम्मा लड़का है। उसकी बीबी भी वैसे ही, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। किसी भी नौकरी पे टिकता नहीं है, हर जगह से निकाल दिया जाता है। अगो भाई, कैसे गिर गया रे तू? उठ उठ उठ। रोहन, कैसे लगा? कितनी बार बोला ही तुझे, देख कर काय केलं का? हाँ, मला वाटलंच काहीतरी होणार म्हणून। चल। उस लड़की दिव्या ने बहुत कोशिश की संबंध बनाए रखने की, पर जब रोहन का जन्म हुआ तब इसने भी कहना शुरू कर दिया, अब भूल जाओ बीती बातों को, जो हुआ सो हुआ। सो मैंने भी माफ कर दिया। यानी सुमित की जयदेव से दुश्मनी थी? उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ सबसे नाराज होता है। आपको फिक्र नहीं होती अपने बहू बेटे की? फिक्र है ना साहब, मैं जानता हूँ वो वापस आएंगे। अपने बेटे के बिना वो नहीं रह सकते। तब तक हम भी अपने पोते के साथ दिन बिता लेंगे। अजीब बात है मनोज, माँ बाप बेटे बहू को मानते नहीं थे, लेकिन पोते को चाहते, और भाई भाभी उनसे चलते थे। और दादाजी का इस तरह से जयदेव को घर और विल से निकाल देना और वापस अपना लेना, और अब बैठ के बेटे और बहू के वापस आने का इंतजार करना। जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों से सुमित भी ज़्यादा खुश नहीं होगा, तो कुछ तो मिसिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जयदेव और दिव्या का आपस में रिश्ता कैसा है। सब दोनों गए तो गए कहाँ होंगे? न रोड एक्सीडेंट, न ट्रेन एक्सीडेंट, न हमारे पास किसी भी अनहोनी की कोई खबर। जिस तरह से वो गाड़ी पार्क करके भागा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है सर। जय, जय हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? मला विचारतेस तू? स्वतःला विचार। चाहते तो तुम भी थे ना जय? मला पाहिजे होतं। हाँ, मला पाहिजे होतं। जय, जय मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज ये सब ठीक कर दो। मुझे रोहन के पास जाना है। मुझे रोहन की बहुत याद आ रही है। मुझे उसके पास जाना है। एक माँ दिव्या अपने बेटे के पास जाने के लिए तड़प रही थी, पर वो जा नहीं सकती थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसा क्या किया था जयदेव और दिव्या ने कि वो अपने बेटे रोहन के पास नहीं जा सकते थे? पुलिस जयदेव और दिव्या की तलाश किसी जुर्म के सिलसिले में नहीं कर रही थी। पुलिस रोहन के माँ बाप को ढूंढ रही थी और उनसे पूछना चाहती थी कि अपने बच्चे के पास होने की बजाय वो अचानक कहाँ लापता हो गए। पुलिस के लिए जयदेव और दिव्या के आपसी रिश्ते के बारे में जानना बेहद जरूरी था। हाँ, जयदेव शादी के बाद अपने माँ बाप से अलग होकर बहुत उदास रहता था, बट अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था वो। इतनी केयर अपनी वाइफ की तो शायद ही आजकल को देखने मिलती है सर। जयदेव अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। वाह यार, तो भाभी की बहुत ख्याल रखता है। अरे तू आगे आगे देखना, अभी सरप्राइज उसके लिए। खाना भी बढ़िया बनाता है यार, क्या बात है।
बीवी है मेरी, प्यार करता हूँ, कभी कभी सरप्राइज तो कर ही सकता हूँ। दिव्या अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ये सबको पता है। बहुत अच्छा कपल था। नहीं सर, वो तो बहुत आइडियल कपल थे, हमेशा इतना खुश रहा करते थे। मैंने देखा है उनको कई बार, ऐसा कुछ नहीं था उन दोनों के बीच। जो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है वो पत्नी भक्ति हो सकता है ना सर, इसीलिए हम सबको छोड़कर चला गया वो। सर वो दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन। दिव्या क्या जरूरत है दूसरे बच्चे का, हम अपनी लाइफ में खुश है ना। पर जय आप रोहन के बारे में सोचो। हेलो मैम। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन सर। अच्छा ठीक है, मैं तुमको शाम को लेने आता हूँ। ठीक है। मैम क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अरे कुछ नहीं यार, चलो। थैंक यू। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ यही रहूंगा। अरे पण तू असं कसं बोलतोयस? तुझ्या आई बाबा के पास जाना ही होगा। मुझे नहीं जाना उनके पास। तुझे आई तुला त्रास देते? आई तो ठीक है, मगर बाबा वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते, नहीं तो चुपचाप बैठ जाते, जैसे अभी आप बैठे हो। बहुत बोलता है, जब देखो ये ऐसे गेम खेलते रहता है। ऐसे गेम खेलने से भविष्य नहीं बनता। जा शाळेत जा, थोडं शिक जा। झाला ना नाराज? अरे बिल्कुल माँ पे गया है, बदतमीज कहीं का। तेरे को 100% यकीन है कि वो यही थे? अरे साहब 100% नहीं, 200% यकीन है, यही थे। अब साहब वैसे तो हर दिन कितने पैसेंजर आते हैं मेरे पास, सबका चेहरा याद रहता नहीं है, पर उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, ऑटो साइड में लगा के आराम करने गया और ये लोग आए थे मेरे पास। अरे साहब बोला ना नहीं जाने का मेरे को। चलना मेरे भाई, बहुत जरूरी है यार। अरे आपको मना किया नहीं जाना है। अबे तेरे को समझ में आ रहा है, लंबा भाड़ा बोल रहा हूँ मैं। अरे लंबा या कुछ है, नहीं जाना है मुझे। आप अरे मैडम समझाओ, क्या को दिमाग की हटा रहे हो साहब? और उसी बीच में मेरा दोस्त राधे आया ऑटो लेके, वो उनके साथ चला गया। राधे का फोन नंबर है ना साहब? लो ना, 98210 लिखो साहब। दहीसर ईस्ट से उठाया था। दहीसर ईस्ट में कहाँ? चेकनाका के पास से साहब। तुमसे बात हुई थी? वैसे तो हम लोग तब तक नहीं बोलते जब तक पैसेंजर बात नहीं करता, लेकिन उस दिन ट्रैफिक बहुत था तो वो जल्दी करने को बोल रहे थे। अरे ये भाई थोड़ा एक्सीलेटर पे जोर दे, जल्दी चल। ट्रैफिक बहुत है साहब, ऐसे में क्या जल्दी करूं मैं। छे तुम्हें वो जगह याद है जहाँ उनको छोड़ा था? जी साहब। चलो। इसको दिखाए क्या? हाँ साहब, ये तो हमारे होटल में है, 303 में। केतन, हाँ साहब को 303 में ले जाओ। जब से आया है रूम के अंदर ही है, और सिगरेट पीने के लिए नीचे जाया करते थे और रूम के अंदर ही खाना मंगवा देते थे। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं साहब, कल रात को ही खाना दिया था, आज सुबह से दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खुलो। ठीक है, चाबी लेके आता हूँ। मनोज इन सबके स्टेटमेंट्स लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। रोहन की गुमशुदगी से शुरू हुआ ये केस जयदेव और दिव्या के लापता होने से होते हुए अब दिव्या के संगीन मर्डर केस में तब्दील हो चुका था। जयदेव और दिव्या जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, जिनके प्यार की लोग मिसालें दिया करते थे, आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि अपने बेटे के पास वापस आने की बजाय वो खुद एक होटल में छिप कर रह रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिव्या की मौत के बाद जयदेव कहां गायब हो गया था। पुलिस के लिए केस अब और पेचीदा हो गया था। आखिर कहां था जयदेव? क्या उसकी जान भी खतरे में थी? जयदेव को ढूंढ निकालना अब पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो गया था। देखिए, आपकी बहू की मौत का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मौत के तुरंत बाद से आपका बेटा जयदेव पवार मिसिंग है। तुम्हाला काय म्हणायचं? मेरे लड़के ने उस औरत को मार दिया? मला काहीच म्हणायचं नाही, लेकिन शक की सारी सुइयां आपके बेटे की तरफ जाती हैं।
मेरा लड़का किसी को मार नहीं सकता। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। किसी ने मार दिया उसे और सारा शक मेरे लड़के के ऊपर आ रहा है। जीते जी तो उसने हमें अलग कर दिया, अब मरने के बाद भी हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है वो। आपको कुछ कहना है? अब इसे क्या पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। आप कुछ देर शांत रहिए, बोलिए। नाही साहेब, मला काही माहिती नाही आहे। मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ, पण साहेब सुबह से मेरी बाई आँख फड़क रही है। मुझे लगा कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा आणि झालं। अब से रोहन घर पे साहब इसकी बातें आपसे कहा ना कुछ देर शांत रहिए। आप रोहन के बारे में बता रही थी। हाँ साहब, जब से रोहन घर आया है तब से मम्मी पापा के घर नहीं जाऊंगा ऐसे रट लगा के बैठा है। उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बता रहा है। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहेब मला काय वाटलं की अब वो मम्मी पापा के डर की वजह से घर नहीं जा रहे। वो क्या है ना कि जय इनकी तरह गुस्से वाला है। हाँ, गुस्सा करता है लेकिन उसके भले के लिए। उसके माँ ने शायद उसके मारा पिटा होगा। चलिए आपको घर छोड़ देते। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। बोल रे, कशाला बोलवलं मला इथे? अरे सुमित, आलस तू? सुमित, मुझे तेरी मदद चाहिए। देख मेरे पास दूसरा कोई जगह नहीं है जाने को। मला थोड़े पैसे पाहिजे। मी कशाला करू तुझी मदत? हाँ? तुम्हारी वजह से आज ये मेरी हालत है। ना तो मेरे पास कोई ढंग का काम धंधा है, ना ही अपना घर है और ना ही पैसे। तो जो तेरे पास नहीं उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। और भूल गया तू, जब भी तेरे को मदद की जरूरत थी तो मैंने हर बार तेरी मदद की। तुम दोनों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद है। ये बक भाऊ, मेरे से बहस मत कर, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हे सुमित, बात सुन। तेरे को मदद नहीं करनी थी तो फिर आया क्यों इधर? पहला मना करना चाहिए था ना तेरे को। तेरी हालत देखने आया था। तेरे को ऐसे हालत में देख के मैं कितना खुश हूं ना, मैं नहीं बता सकता तेरे को। तेरी बहनी कौन वही नहीं रे? तूने दूसरे जात वाली लड़की से शादी नहीं की होती ना तो बाबा ने तेरे को घर से नहीं निकाला होता। तेरा सारा गुस्सा बाबा ने मुझ पर निकाला और मेरे को भी घर से बाहर निकाल दिया। तेरी बहनी का किसी ने मर्डर कर दिया। अरे पहले ही मर गई होती ना तो अच्छा होता। ए भाऊ, तेरे आवाज से ना मैंने डरने वाला हूँ। हालत पर स्वतःची पैसे पाहिजे था। सुमित सुमित मेरी बात सुन। सुमित मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अरे हट रे भाई, मेरी मदद करना भाई। सुमित 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 मेरी मदद कर दे यार भाई। सुमित बेटा, आपके पापा मम्मी आपको मारते थे क्या? बहुत डांटते थे क्या? अच्छा ये बताओ, वो दोनों आपस में लड़ते थे क्या? बच्चे को किसी ने डराया धमकाया है क्या? नहीं सर, जब से वो यहाँ आया है तब से किसी ने नहीं डराया है। एक मिनट से, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ है ना। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो साहब जयदेव भाव से मिला था। क्यों? उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने मिलने बुलाया था। पैसों की जरूरत किस लिए? वो तो नहीं पता सर। जिस जगह पे तू उससे मिला था वो दिखा मैं। चल। कहाँ पर? या इतेच भेटला होता तो साहब। उसके बाद वो कहाँ गया क्या किया मुझे कुछ नहीं मालूम। आसपास का एरिया अच्छे से चेक करो। हो सर। प्लीज मैं जाऊँ आता। ठीक है जा, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। मनोज, इस पे भी नजर रखो। ओके सर।
सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। जयदेव की कोई खबर मिली? सर रेलवे फाटक के मार्केट के आसपास हमारी पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मनोज, जयदेव का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो खुद किसी खतरे में। पहले रोहन का गायब होना, फिर जयदेव और दिव्या का गायब, और अब दिव्या की लाश मिली। इन सारी चीजों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और रोहन का इस तरह से चुप्पी रखना भी अजीब लगता है। सब दिव्या पवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दिव्या की मौत गला घोटने से हुई। मौत 21 अप्रैल को दोपहर 1 से 2 के बीच हुई थी। और एक और खास बात, दिव्या प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? लेकिन दिव्या के ब्यूटी पार्लर से हमें पता चला था कि जयदेव नहीं चाहता दिव्या दोबारा प्रेग्नेंट हो। हेलो, अभी आता हूं। बोल रहा, तूने जो मुझे बताया ना, ये इनको बता। अरे वो क्या बताएगा, छोटा बच्चा है, उसकी बातों का क्या भरोसा। डर से शायद झूठ कुछ भी बोल देगा वो। आप जरा चुप रहिए। बेटा एक बात बताओ, मम्मी पापा किस बात पे लड़ते थे? मैं उनका बेटा नहीं हूँ इस बात पे। ऐसा आपके पापा ने आपसे कहा? पहले पापा कहते थे, फिर दोनों लड़ते थे, इसलिए मम्मी भी प्यार नहीं करती थी। मुझे पहले से पता था, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ऐसी जाति वाले। पवार साहब, बेटा पापा और क्या कहते थे? हमेशा डांटते रहते थे, तू मेरा खून नहीं इसलिए तेरे कम मार्क्स आते हैं, और दिन भर खेलते रहता है। ठीक है, तुम खेलने जाओ। आप लोग जानते हैं कि दिव्या प्रेग्नेंट थी? क्या? नहीं, आपको किसने बताया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मौत के समय दिव्या प्रेग्नेंट थी। उसका किसी से कोई अफेयर वगैरह? सर दिव्या का दोबारा प्रेग्नेंट होना और जयदेव का रोहन को एक्सेप्ट ना करना, ये दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि दिव्या का किसी के साथ कोई अफेयर था और शादी के बाद उसके जिंदगी में वो दोबारा आने की कोशिश की। मनोज, लेकिन ये बात तो अब भी समझ में नहीं आ रही कि अगर बच्चा मिल गया था तो उसके बाद वो दोनों क्यों भागे? दिव्या और जयदेव दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं ना? यस सर। हर नंबर पे फोन करो और पता करो दिव्या के नाम पे कोई और सिम रजिस्टर्ड है क्या। अगर दिव्या का किसी से कोई अफेयर था तो इस बात का पता हमें चलना चाहिए। जयदेव के बारे में कोई खबर मिली? सर चारों तरफ अलर्ट कर दिया है, मिल जाएगा खबर बहुत जल्द। क्या वाकई में रोहन जयदेव का खून नहीं था? कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और अगर रोहन की बात सच थी तो क्या दिव्या का किसी के साथ अफेयर था? इस सच को जानने के लिए पुलिस ने जयदेव और दिव्या से रिलेटेड सभी लोगों से संपर्क किया और उन दोनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक किया, और इन कॉल रिकॉर्ड्स में मिले एक अननोन नंबर ने इस केस का रुख पूरे तरीके से बदल दिया। सर दिव्या का दूसरा सिम तो नहीं था, लेकिन उसे घर के लैंडलाइन के डिटेल्स मिले। लैंडलाइन के डिटेल्स से हमें एक नंबर मिला है जिसपे कई बार बात हुई थी जिस दिन दिव्या और जयदेव गायब हुए थे। किसका नंबर है? सर कोई शिवम नायर नाम का शख्स है, उसे हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन फिलहाल बंद आ रहा है। हमने पता किया तो पता चला कि उस दिन से उसका फोन गायब है जिस दिन से पवार कपिल गायब है। आणि या शिवम नायरच्या मोबाईलचा लास्ट लोकेशन काय होतं? सर पवारांची सोसायटी। कितने दिन से बंद है ये घर? साहब 8-9 दिन से साहब आए ही नहीं। ये आया नहीं क्या 8-9 दिन से? नहीं। मतलब 15 या 16 अप्रैल। 16 अप्रैल? तो 16 अप्रैल को ही तो जयदेव और दिव्या लापता हुए थे। मनोज सर्च वारंट निकल। ओके सर। सारा घर छान मारो। चल। शिवम की मौत ने अब इस केस को एक दोहरे हत्याकांड में बदल दिया था। आखिर कौन था ये शिवम नायर? इसका जयदेव और दिव्या के साथ क्या रिश्ता था? क्या शिवम का दिव्या के साथ कोई अफेयर था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस को शिवम की जिंदगी को बारीकी से टटोलना बहुत जरूरी था, और जयदेव के पुलिस को अब तक ना मिल पाने की वजह से ये केस उनके लिए एक चुनौती बन गया था।
शिवम नायर की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। मौत 16 अप्रैल को हुई थी, ठीक उसी दिन जिस दिन दिव्या और जयदेव पवार गायब हुए थे। सर ऐसा लगता है कि खास को छिपाने की कोशिश नहीं की गई थी, सिवाय बॉडी को फ्रिज में डंप करने की। बॉडी को फ्रिज में रखने की वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई, इसलिए बदबू भी नहीं फैली। और सर ऐसा लगता है कि किसी हेवी चीज से सर पे वार किया गया होगा और पहले ही वार पे मौत हो गई। इस शिवम नायर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर शिवम नायर कुछ करता नहीं था, बेसिकली ही वाज अनएम्प्लॉयड, लेकिन फिर भी उसका कोई गलत या खराब रिकॉर्ड नहीं था। कोई चोरी, मारामारी या कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कुछ करता नहीं था तो रोजी रोटी कैसे चलती? सर वो एक स्पर्म डोनर था। स्पर्म डोनर? जी सर। हाँ, ये शिवम नायर ही है। एक्चुअली ये हमारे यहाँ स्पर्म डोनर है। और इन्हें जानते हैं आप? अरे ये तो मिस्टर एंड मिसेस पवार है। एक्चुअली इन दोनों ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फैसला किया था, तो हमने मिसेस पवार को शिवम का ही स्पर्म डोनेट किया। आपके यहाँ डोनर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रखते? नहीं सर, हम लोग रखते हैं, लेकिन इस केस में क्या हुआ था, इन दोनों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें उनका नाम और पता बता दो। तो मैंने शिवम को भी पूछ लिया, तो उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो फिर मैंने उनसे मिला दिया। और कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सकती है? हाल ही में मिसेस पवार अकेली आई थी और उन्हें वापस सेकंड चाइल्ड चाहिए था, तो उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें शिवम का ही स्पर्म चाहिए, और हमने उनको दे दिया। जयदेव और दिव्या के बीच में कैसे संबंध? बहुत ही अच्छे थे सर, काफी हैप्पी कपल था, बहुत प्यार करते थे अपने वाइफ से। मनोज, अब तक एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि जयदेव और दिव्या के बीच में बनती नहीं थी। सब यही कह रहे हैं कि वो एक अच्छा कपल था, सिवाय उनके बेटे रोहन के। हो सकता है शिवम नायर ने रोहन पे हक जताना शुरू कर दिया हो और पवार दंपति को ब्लैकमेल किया हो, और इसी के चलते दोनों पति पत्नी ने मिलकर शिवम को मार दिया और खुद भी गायब हो सकता है। और जब जयदेव को दिव्या की दूसरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में आके दिव्या को भी मार दिया। मनोज, इस जयदेव का मिलना बहुत जरूरी है। जहाँ उसने गाड़ी पार्क की थी, जहाँ वो सुमित से मिला था, सारे एरिया में सर्च इंटेंसिफाई कर दो और उसकी फोटो न्यूज़पेपर में भी छाप दो। ओके सर। आप किसी शिवम नायर को जानते हैं? शिवम? कौन शिवम नायर? जय के इतने सारे फ्रेंड थे, हम सबको नाम से थोड़ी जानते थे। ये अंकल भी तुमको प्यार करते थे? ये कौन से अंकल है? इनको कभी आपने अपने घर में नहीं देखा? मैंने इन्हें अपने घर में कभी नहीं देखा। बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। अरे पापा, कितनी बार बोलूं, नहीं देखा ना। अंकल मैं खेलने जाऊं? अभी हम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, कुछ दिनों के लिए हमें कहीं छिपना होगा। मगर रोहन? अरे तू रोहन की टेंशन मत ले, उसको आई बाबा संभाल लेंगे। इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली थी तुम्हें, जिसने ऐसे वक्त पे भी तुम्हारा साथ दिया, उसे क्यों मार दिया? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस दिन वो दिव्या जल्दी चलो, पुलिस को हमारी गाड़ी मिल गई, पुलिस कभी यहाँ तक पहुँच सकती है। मगर रोहन? अरे रोहन को मार गोली, उसको आई बाबा संभालेंगे, तू चल मेरे साथ। नहीं, मैं रोहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू रोहन के चक्कर में फंसाएगी हमें, चल मेरे साथ। मैं रोहन को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मैं उसका बाप नहीं हूँ। नाजायज है। रोहन नाजायज नहीं है। एक और बार अगर तूने रोहन का नाम लिया ना तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं पुलिस को जाके ये सब सच बताऊंगी। बहुत होशियार समझता था ना तू अपने आप को, लेकिन एक बात तू भूल गया, जो उनकी फितरत ही ऐसी होती, करने वाले को भी नहीं बख्शता। अक्सर हम प्यार में अपने आप से कुछ उम्मीदें कर बैठते हैं और ना चाहते हुए भी हम उन सभी उम्मीदों को पूरा करने में लग जाते हैं, भले ही हम उससे खुश ना हो। और कई बार हमारा यही रवैया हमें अपराध करने पर मजबूर कर देता है। जयदेव के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। अपनी खुशी को भूलकर वो दिव्या के लिए रोहन को अपनी जिंदगी में ले तो आया, पर उसे कभी अपना नहीं पाया, और इसी घुटन ने जन्म दिया अपराध बोध को। झूठ की जिंदगी कभी लंबी नहीं होती, और खासकर उस झूठ की जो अपने आप से बोला गया। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ।
तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।